नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में आईएमडी अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात रेमल के आने की भविष्यवाणी की है कि जो कि भारत के पूर्वी हिस्से से टकराएगा। वैसे में अगर चक्रवात की बात करें तो ये विश्व के सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक होते हैं। ये हवाओं की एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि कम दबाव वाले क्षेत्र में अंदर की ओर घूमती है। इसको विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कैरेबियन सागर में अगर बात करें तो इसको तूफान कहते हैं, वहीं चीन में टाइफून, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टाइफू, तो हिंद महासागर में इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो इसको हरिकेन के नाम से पुकारते हैं। अब भारत के पूर्वी तट पर यह टकराएगा, इसके संबंध में कुछ चेतावनी भी जारी की गई है। तो आज के संदर्भ में हम समझेंगे वास्तव में यह चक्रवात होता क्या है, चक्रवात के उत्पन्न होने का क्या कारण होता है, और साथ ही आज के इस चक्रवात से जो भारत के पूर्वी तट पर टकराएगा उसके संबंध में भी कुछ तथ्य होंगे। तो आइए देखते हैं चक्रवात रेमल से संबंधित इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा के बिंदुओं को समझते हैं। बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है इसकी बात हुई। अब चक्रवात का एक परिचय होगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र में जो आ रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में, इसकी बात करेंगे। इसका नामकरण कैसे होता है, इस विधि को समझेंगे। और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे तो खबर मिंट से है। साइक्लोन रेमल टू रीच वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट बाई संडे इवनिंग सेज आईएमडी। आईएमडी ने कहा है कि संडे अर्थात रविवार की शाम को यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के जो कोस्टल एरिया है वहां से टकराने की इसकी संभावना है। इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। देखिए, इसके चर्चा में होने का एक कारण और भी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आने वाला यह पहला प्री मानसून चक्रवात है, इसलिए भी इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही आईएमडी की चेतावनी इसके लिए है, इस वजह से चर्चा में तो है ही। भारत के किन भागों से टकराएगा, तो पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर इस चक्रवात से प्रभावित होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसका नाम जो दिया गया है वो नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नामकरण की एक प्रणाली होती है और उसी नामकरण की प्रणाली के तहत इस नाम को दिया गया है। और चक्रवाती तूफान जो है ये रविवार की शाम तक टकराएगा। तो नामकरण की प्रक्रिया जो है वो ओमान के द्वारा दी गई है, ये आप याद रखेंगे। अब चक्रवात का एक परिचय हो कि चक्रवात कहते किसको हैं, तो देखिए ये एक ग्रीक शब्दावली है। उस ग्रीक शब्दावली साइक्लोस से ये बना हुआ है। और साइक्लोस का क्या अर्थ होता है, तो साइक्लोस का मतलब होता है कि सांपों की कुंडली। आप देखे होंगे कि सांप जो है कुंडली मार के बैठते हैं, एक गोल आकृति बनती है। वस्तुतः जो साइक्लोन होता है, जिसको हम हिंदी में चक्रवात कह रहे हैं, चक्र भी कैसा होता है, गोल होता है। और वात क्या होता है, वायु होती है, अर्थात वायु का गोल गोल घूमना, इसी से मिलकर चक्रवात शब्द हिंदी में बना है। और साइक्लोन साइक्लोस से बना है, जो कि ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब ही सांप की कुंडली होती है। ये वस्तुतः इसकी जो प्रणाली होती है, इसकी जो घूमने की प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ये होता क्या है, तो देखिए प्राकृतिक रूप से एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि कम दबाव वाले क्षेत्र में अंदर की ओर घूमता है और हवा इसमें अंदर की ओर रोटेट होती है। ये इसका सिस्टम है। और उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र तक ये चक्रण की क्रिया चलती रहती है। अब कैसी इसकी चक्रण की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, तो ये जब उत्तरी गोलार्ध में होगा, यहां आप देख सकते हैं, जब ये मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध में होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो इसके घूमने की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। साथ ही अगर बात करें तो प्रतिवर्ष 60 से 70 चक्रवात प्रणालियां यहां पर पूरे इस क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। और आपको एक बात और जहन में उठेगी कि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, जो बीच का भाग होता है, वहां अगर ठीक देखेंगे कि ठीक आसपास 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, तो आपको वहां पर चक्रवातों जैसी कोई क्रियाविधि दिखाई नहीं देगी। चक्रवात वहां पर उत्पन्न होते हुए नहीं दिखते हैं। उसका क्या कारण है, तो उसका कारण यह है कि चक्रवातों के उत्पन्न होने के लिए एक जो कारण प्रमुख रूप से है वो है कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल जो होता है वो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मौजूद नहीं होता है। इस कारण आपको इस क्षेत्र में, आप यहां पर जब देखेंगे विषुवत रेखा के पास, तो यहां पर आपको कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण आपको चक्रवातों की उत्पन्न होने की कंडीशन वहां नहीं बनती है, इसलिए वो नहीं दिखाई देते हैं। चक्रवातों के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बनता है, अर्थात 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश दक्षिणी के बीच में जिस चक्रवात की उत्पत्ति होगी। भारत की स्थिति लगभग यहां पर है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखा जा रहा है, जिसकी अभी भविष्यवाणी की गई है।
इसके अलावा दूसरा है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहते हैं। बेसिकली ये ध्रुवों से उत्पन्न होता है और शीतोष्ण क्षेत्रों में ये दिखाई देता है। तो ये चक्रवात के कुल 2 प्रकार मुख्य रूप से हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसकी भविष्यवाणी अभी हाल ही में की गई है। इसके विषय में अगर बात करें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये उष्णकटिबंध में इसकी उपस्थिति होती है। उष्णकटिबंध में उपस्थिति होने का कारण क्या होता है, देखते हैं। देखिए, अगर एक विशाल इंजन के रूप में इस चक्रवात को अगर देखा जाए, इसको एक ऐसी मोटर गाड़ी मान लें जिसमें एक विशाल इंजन लगा हुआ है और ये मोटर गाड़ी गतिशील हो रही है। तो इसके गतिशील होने में जो ईंधन भरा गया है, इस चक्रवात के चलने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है इसको, वो कहां से मिल रही है? तो उसके ऊर्जा का कारण एक तो होता है इसमें ऊष्मा अर्थात गर्मी, और दूसरा कारण होता है नम हवा। ये इसमें ईंधन का काम करते हैं। ये वही काम करते हैं जो एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल काम करता है। अर्थात इसके लिए ऊष्मा होना जरूरी है, गर्मी की कंडीशन होना जरूरी है, और दूसरा इसमें नमी होना जरूरी है। साथ ही साथ तीसरा जो कारक होता है वो होता है कोरियोलिसिस बल। ये तीनों कारण मिलकर इस इंजन को दौड़ाते हैं और ये गतिशील होता है एक मोटर गाड़ी की तरह से। अब इसके निर्माण के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक तो व्यापक समुद्री सतह होनी चाहिए, वो अगर होगी तो इसकी कंडीशन इसके अनुकूल होगी। दूसरा, तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। क्यों? क्योंकि अगर तापमान ज्यादा होगा तो मैंने शुरू में ही बताया वो इसके लिए ईंधन का काम करेगा। तापमान जितना ज्यादा होगा इसके होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तीसरा है कोरियोलिस बल की उपस्थिति। ये बल अगर आप देखें विषुवत रेखा के पास नहीं है तो वहां चक्रवात नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। जहां पर इस बल की मौजूदगी होगी वहां पर चक्रवात बनेंगे भी और उनमें गति भी होगी, मोबिलिटी भी होगी। साथ ही इसके निर्माण की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा अर्थात सूर्यातप जो होता है, सूर्य से मिलने वाला जो ताप होता है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें यहां सीधी लगभग पड़ती हैं, सबसे ज्यादा समय तक पड़ रही हैं, इसलिए यहां पर सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहां पर ऊष्मा अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी, और गर्मी अधिक होने से यहां पर इसके ईंधन में हम कह सकते हैं कि इसको ईंधन सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए यहां पर इसके उत्पन्न होने की परिस्थितियां सबसे ज्यादा होंगी। अब ये तो कंडीशंस थी। अब बात करें कि इसकी उत्पत्ति होती कैसे है, चक्रवात बनता कैसे है, तो देखिए जो समुद्री सतह होती है, अगर उस समुद्री सतह पर गर्मी की प्रक्रिया तेज होगी, तो गर्मी की प्रक्रिया तेज होगी तो यहां पर जो वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र की सतह से जो पानी है वो वाष्प के रूप में बदलेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ऊपर आप जानते हैं कि ऊपर टेम्परेचर कम होता है, ठंडक होती है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जब ये ऊपर जाएगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद उसमें संघनन होगा, संघनन होने के बाद बादलों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन गर्मी जब बढ़ेगी तो यह प्रक्रिया तेज होगी, अर्थात नीचे से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी। अब जब ये ऊपर जाएंगे, बादल बनेंगे, तो फिर ये वर्षा के बूंदों के रूप में नीचे आने का काम करेंगे। अब एक तरफ नीचे से ट्रैफिक ऊपर जा रहा है और ऊपर से वर्षा के बूंदों के रूप में नीचे आ रहा है, तो वर्षा की ऊपर से नीचे आने वाली बूंदें और नीचे से ऊपर जाने वाली जो वाष्प हैं, इन दोनों में टकराहट होगी, और टकराहट होगी ट्रैफिक में। जब एक्सीडेंट होगा तो चिंगारी निकलेगी, अर्थात तड़ित झंझा की क्रिया यहां पर देखने को मिलती है। और तड़ित झंझा की क्रिया ही जो है यह चक्रवात का प्रारंभिक स्टेज है। अब इसी पूरे की पूरी प्रक्रिया में अगर आप समझिए कि गर्मी लगातार बढ़ती रहे तो यह क्रिया लगातार चलती रहेगी, और ऐसे में एक पूरा का पूरा चक्र बन जाएगा। और यहां पर जो स्पेस है वहां से जब लगातार आपको पता है कि गर्म होगी अगर हवा, गर्म होने के बाद हवा ऊपर उठेगी, तो गर्म हवा की प्रवृत्ति होती है, उसका गुण होता है वो हल्की होती है और ऊपर उठेगी। तो इस जगह में एक वैक्यूम होगा, एक खाली जगह होगी, और इस वैक्यूम में इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की जो भारी हवा है वो इस तरफ बढ़ेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आसपास की भारी हवा यहां आएगी, यहां से गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर से जो ये यहां पर बादल बनने की प्रक्रिया होगी, और फिर से ये बूंदें नीचे आ रही हैं। लेकिन यहां पर जब ये प्रक्रिया ज्यादा होगी तो ये जो बादल बन रहे हैं, ये संघनन की प्रक्रिया है, इसमें इसका विस्तार होगा, और इस प्रकार से यहां से फिर नीचे आने की और ये ऊपर जाने की ये प्रक्रिया जो है इतनी तीव्र होगी कि एक चक्र जैसी प्रणाली बन जाएगी, और इसी से पूरा का पूरा जो चक्रवात का सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये तो चक्रवात का निर्माण हो गया। अब देखिए इसमें जो बीच का वैक्यूम का क्षेत्र होता है, जहां से ये ऊपर जाने और आने का ये प्रक्रम चल रहा है, ये जो क्रिया चल रही है, ये बेसिकली यहां पर एक सेंटर होगा जिसको चक्रवात का नेत्र या उसकी आंख कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत शांत क्षेत्र होता है, यहां पर कोई क्रियाकलाप नहीं होता है। जो मेन क्रियाकलाप होता है जो इस शांत क्षेत्र के बाहर देखने को मिलता है, उसके
आगे विस्तार की जो परिधि होती है उसमें देखने को मिलता है, और ये परिधि 150 किलोमीटर तक की परिधि हो सकती है। और 10 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है इसके नेत्र का क्षेत्र होता है, जो बहुत शांत होता है, जिसमें ये ट्रैफिक का पोर्शन जो है आपका सक्रिय होता है। साथ ही साथ इसके अगर हाइट की बात करें तो ये 10 से 15 किलोमीटर इसकी हाइट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक जगह की चक्रवात के निर्माण होने की एक प्रक्रिया है, लेकिन चक्रवात तो आप देखते हैं कि गतिशील होता है। एक जगह से कहते हैं वहां से चला है चक्रवात, वहां पहुंच गया, तो ये क्यों होता है? तो दरअसल वही होता है कोरियोलिस बल के कारण। और क्या होता है ये बल, इसको समझते हैं आगे। देखिए कोरियोलिस बल क्या होता है। वस्तुतः ये कोई ऐसा बल नहीं है कि कोई बाहर से बल आ जाता है। वास्तव में आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है, अपने स्थान पर घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण ये एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, और इस बल का परिणाम ये होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी उन हवाओं को ये क्या करेगा, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी उन हवाओं को ये राइट साइड में अर्थात दाहिने की तरफ मोड़ देगा, राइट हैंड की तरफ मोड़ देगा, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में मोड़ देगा। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये हवाओं को क्या करेगा, बाईं ओर मोड़ देगा, इस तरफ मोड़ देगा। तो ये जो मोड़ने के लिए जो बल जिम्मेदार है उसी बल को हम कहते हैं कोरियोलिस बल, और यह बल उत्पन्न होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और इसी बल के कारण जो चक्रवात होता है उस चक्रवात को गति मिलती है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलता है। वो चक्रीय प्रक्रम जो आप देखते हैं एक जगह उत्पन्न हुआ है वो गतिशील भी होता है। तो उसमें जो मोबिलिटी होती है वो कोरियोलिस बल की वजह से होती है। इस प्रभाव को फेरेल का नियम भी कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति अगर यहां पर बैठा है और इस जगह पर कर्क रेखा के पास कोई व्यक्ति बैठा है, अगर इसके पास कोई बॉल थ्रो की जाए तो सामान्य स्थिति में यहां से यहां थ्रो पे ये बॉल यहां पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस बल का प्रभाव यह होता है, कोरियोलिस बल का प्रभाव यह होता है कि ये अपने थोड़े से दाहिनी ओर ये बॉल विस्थापित होगी, जिसकी जिम्मेदारी कोरियोलिस बल की होती है। अब यहां देखें, इसी की वजह से चक्रवातों में गति होती है। अब आप देखेंगे कि चक्रवातों में यह गति होती है, लेकिन चक्रवात जब कोस्टल एरिया से या धरातली एरिया के पास जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो प्रबलता होती है वो कम होती जाती है। जैसे ये चक्रवात अभी 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद इसकी प्रबलता कम होने के बारे में ये अक्सर आप देखते हैं कि जब धरातल से टकराता है तो प्रबलता कम होती है। उसका कारण होता है क्योंकि 3 जो कारण होते हैं, एक उष्मा होता है चक्रवातों के लिए उनके बने रहने के लिए, दूसरा होता है कोरियोलिस बल, और तीसरा होता है नमी। तो जो नमी होती है वो धरातल पर आके कम हो जाती है। जो नमी उसको सागर महासागर प्रदान कर रहा था वो नमी उसको धरातल पर नहीं मिलेगी, इसलिए ये चक्रवात कमजोर पड़ जाते हैं। अब देखें चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। जैसे वर्तमान चक्रवात का नाम ओमान के द्वारा सुझाया गया, तो इसका नामकरण कैसे होता है? क्या कोई भी सुझा सकता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें महासागरीय बेसिन में बनने वाले जो भी चक्रवात होते हैं वो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र जो होता है, रीजनल स्पेशल मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर होता है, वो 6 सेंटर्स हैं इस प्रकार के, जिसमें कि भारत का आईएमडी भी इसमें सम्मिलित है। इसके द्वारा क्या होता है कि हिंद महासागर, इसके द्वारा ये नाम को डिसाइड करने की जिम्मेदारी जो होती है इसकी होती है अलग अलग जो सेंटर हैं। अब हिंद महासागर क्षेत्र की अगर बात करें तो 2004 में यहां पर इस प्रक्रिया को शुरू किया गया, नाम निर्धारण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। इस क्षेत्र में जो मौजूद देश हैं वो नामों की एक लिस्ट देंगे, नामों की एक सूची देंगे, और उन नामों की सूची पर विचार होगा। और इस नाम की सूची देने में कौन कौन से देश थे? तो शुरू में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड के द्वारा मूल रूप से यही देश शामिल थे। बाद में इसमें कुछ देश और शामिल हो गए। 2018 में आप देखेंगे 5 और देश, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को इसमें शामिल कर लिया गया। अब ये सारे देश क्या करेंगे कि एक नाम की लिस्ट देंगे। उन नाम की लिस्ट कैसे देंगे? कोई भी नाम दे देंगे ऐसा नहीं है। अब इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं कि ये नाम ऐसे होने चाहिए कि ये भी जो प्रस्तावित नाम है किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक हस्ती के नाम पे नहीं होना चाहिए, किसी के धार्मिक विश्वास को ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रहे। जो संस्कृति है, लिंग है, इन सारी चीजों से तटस्थ होना चाहिए ये नाम, इस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा किसी भी समूह की भावना को ठेस न लगे, कहीं ऐसा नाम आप ना दे दे कि कोई विशेष समूह को उससे उसकी भावनाएं आहत हो जाएं। बहुत कठोर या क्रूर नाम नहीं दिया जा सकता है, इससे भी बचने की कोशिश की जाती है। साथ ही ये कोशिश की जाती है कि ये जो नाम है ये छोटे हों, 8 जो लेटर्स होते हैं उससे ज्यादा ना हो, ये इसको ध्यान रखने की बात होती है। और किसी भी सदस्य के लिए, इसमें जो सम्मिलित सदस्य होते हैं उसमें किसी भी सदस्य के लिए ये नाम अपमानजनक नहीं होने चाहिए। अधिकतम लंबाई 8 अक्षरों की होती है। तो इन शर्तों के हिसाब से नाम सुझाया जाता है, फिर उन नामों में विचार होता है और एक रोटेशन प्रणाली के हिसाब से, जैसे आज किसी देश का नंबर आया तो अगले तूफान का नामकरण किसी अन्य देश के द्वारा किया जाएगा। तो एक रोटेशन प्रणाली के द्वारा इन शर्तों के हिसाब से नामकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये कुल
चक्रवात से संबंधित तथ्य थे। अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। अभ्यास प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है टाइफून, हरिकेन, विली विली या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।